तो लेक्चर नंबर अब 5 को करेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक तो हम लोग कर लिए, जिसमें हमारा 17 क्वेश्चन तक हो गया। मतलब हम लोग बिहार बोर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर का वो कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 18 से लेकर 23 तक करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक किए हैं उसमें वेटेज सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा हमारा वो इंटीग्रेशन का वेटेज रहा। इंटीग्रेशन में डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों से सवाल आ रहे हैं। तो उसमें इसमें भी जो अभी लिए हुए 23 तक उसमें भी 5 या 6 क्वेश्चन जो है हमारा इंटीग्रेशन का ही सवाल है। मतलब जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको इंटीग्रेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मतलब जो बच्चा इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेता है उसका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 23 तक करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का सवाल है और एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि ये वेक्टर का सवाल है, उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से ये सवाल है। तो हम लोग उसका थोड़ा सा बेसिक्स भी जान लेंगे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो हमारे पास निकालना है कि sec स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। अरे तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये तो फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो tan x होता है। तो हमको पता है कि sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ sec स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पे 6x है। तो हम लोग एक चीज समझिए कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं अगर x का कोफिशिएंट अगर है तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब कि नीचे आ जाता है। और डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होता है x का वो सामने आ जाता है, मतलब आगे आ जाता है फंक्शन में। तो इसका क्या होगा, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan 6x आएगा। बट 6x यहाँ कोफिशिएंट है, x का 6 कोफिशिएंट है तो नीचे हो जाएगा प्लस c। तो यही आपका आंसर है कि 1/6 tan 6x प्लस c। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिख रहा है कि 1/6 tan 6x प्लस c। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम इजी सवाल कि sec स्क्वायर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो tan x होगा। लेकिन x नहीं है, x का कोफिशिएंट 6x है तो यहाँ पे 6 को नीचे कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं कि वेक्टर आखिर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ये सब i j k जो है ये यूनिट वेक्टर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आपस में ये सब 90 डिग्री पे होंगे, आपस में सब क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे। इसको अगर मान लेते हैं कि i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है। ये जो k कैप है ना, समझिए कि पेन का जो डायरेक्शन है इस बोर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। तो एक चीज समझते हैं कि i और j और k, डायरेक्शन को समझिएगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। तो इसका जो डायरेक्शन ले रहा है तब सबको हम लोग कैसा ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एक डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम डॉट प्रोडक्ट का बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अगर i डॉट i करते हैं, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होगा। फिर j डॉट j क्या होगा, वो भी 1 होगा। k डॉट क्या होगा, वो भी 1 होगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर के, मतलब j के मतलब i के अलावा किसी j और k से करते हैं तो 0 होगा। मतलब i डॉट अगर हम j कर दें वो हो जाएगा 0, i डॉट k कर दें वो हो जाएगा 0, फिर k डॉट अगर j कर दें वो हो जाएगा 0। मतलब अगर किसी अदर वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से अगर हम इन्हीं को i j को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। ऐसे क्यों होता है, इसलिए कि सर हम a डॉट b का मतलब जानते हैं। a डॉट b का क्या मतलब होता है, a डॉट b का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। डॉट के बाद क्या होता है, डॉट कॉम पढ़ते तो डॉट में cos लगता है। तो cos थीटा का जो थीटा है सर एंगल बिटवीन a और b। तो अगर थीटा का वैल्यू i डॉट अगर j करते हैं तो i और j के बीच में जो एंगल बनता है वो तो 90 डिग्री, क्योंकि i j के आपस में मल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है। तो इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड और cos थीटा जब करेंगे तो cos 90 का वैल्यू तो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। और यहाँ 1 क्यों है, क्योंकि i डॉट i का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ i फिर i डॉट i। तो i और i तो सेम वेक्टर के बीच में तो भाई एंगल तो 0 डिग्री ना होता है, सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 का मतलब 1 होता है।
तो इसमें सेम वेक्टर के साथ अगर यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में बारे में जान लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो अगर i के साथ अगर i क्रॉस j कर दिया जाए, मतलब डायरेक्शन i के बाद j के बाद k, तो i और j का होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर k आएगा, फिर j के बाद कहाँ गए, j के बाद k पे चले गए तो z क्रॉस k होता है i कैप होता है, k के बाद i पे चले गए, k क्रॉस i कैप चले गए तो k के बाद i पे गए तो j कैप आएगा। बात को ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्शन उलट देते हैं आप, i के बाद k कर देते हैं तो माइनस j आएगा। अगर डायरेक्शन के भी हम एक चीज जानते हैं कि a क्रॉस b का जो मतलब है, a क्रॉस b का जो मतलब होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। ठीक है, उतना नहीं ध्यान देना है, जो क्वेश्चंस करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास i क्रॉस j हो गया, लेकिन अगर हम i क्रॉस i कर दें, j क्रॉस j मतलब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि a क्रॉस b का जो मतलब होता है, a क्रॉस b का जो मतलब होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर, लेकिन हमको थीटा से मतलब है, थीटा से। तो a क्रॉस b का मतलब हुआ कि जब अगर हम a और b के बीच का एंगल देखते हैं तो वही थीटा होता है, तो i क्रॉस i के बीच का जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है, साइन 0 का मतलब 0 होता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं, मतलब इस सवाल को करने के लिए पूरा हम वेक्टर को रिवीजन कर लिए एकदम स्मॉल, आराम से थोड़ा सा ही समय में हम लोग रिवीजन कर लिए। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, i क्रॉस j है, i क्रॉस j, i के बाद j चले गए, i क्रॉस j है ना, i के बाद j चले तो मेरे पास k आएगा, तो यहाँ पे तो j है, j डॉट, यहाँ पे i क्रॉस j का मतलब k होता है। ठीक है, तो j डॉट के अभी जस्ट बताया था कि किसी भी अदर वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए मेरा 0 था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 0। ऑप्शन नंबर भी टिक किया था यहाँ पे, मतलब फिर बी सी डी मतलब ये सब नहीं है तो फिर ए ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन का सवाल है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। चलिए मिटा लेते हैं थोड़ा इसको। तो एग्जाम में याद रखिए कि जो वेटेज है हमारा इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा वेटेज है, मतलब क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। वेक्टर में आपको जो इतना सारी बात बताया ना, इससे आपको 10 सवाल इसी से सिर्फ आएगा, आई डॉट आई जे डॉट दे, यही सब सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। और इंटीग्रेशन में आपसे पूछेगा थोड़ा सा ऑड इवन वाला पूछ सकता है आपसे, मतलब यही सब थोड़ा छोटा सवाल पूछेगा। तो 20 नंबर सवाल में क्या है कि 5 इंटू dx अपॉन 1 प्लस 25x का स्क्वायर, इसका मतलब इसको 5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, dx अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को करें तो इसका मतलब लिखा, मान लो जो 5x को हम थोड़ा देर के लिए हम सोचे कि ये t है, तो dx अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, मतलब अगर इसका हम जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है उसका tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस 5x का स्क्वायर है, तो देखिए सबसे पहला बात ये कांस्टेंट को यहाँ लिख दीजिए, 5 को लिख दीजिए, और 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर को हम लिखेंगे tan इनवर्स 5x। एक बात फिर समझिए कि सर कोफिशिएंट जो है x नहीं है, x का कोफिशिएंट भी है। हम बोले थे कि कोफिशिएंट क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो फंक्शन के नीचे आता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/5 पे हो जाएगा, अब प्लस c, तो देखो 5 से 5 कट गया तो लिखेंगे tan इनवर्स 5x प्लस c। अगर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच आप करते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच करते हैं तो कुछ करना नहीं है, इस सवाल में आपको पुट कर देना है लेट 5x इज इक्वल टू t, लेट 5x इज इक्वल टू t। तो हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का तो 5 हो जाएगा, और t का होगा dt बाई dx होगा। अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू dx का मतलब हो जाएगा dt, तो 5 इंटू dx, देखो ये 5 को हम यहाँ लेके आ जाते हैं, तो मतलब 5 इंटू dx बराबर हो गया 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब इस चीज को समझिए, अब 5 इंटू डी एक्स का मतलब तो dt हो गया, 5 इंटू डी एक्स का मतलब तो dt हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे dt,
और नीचे हो गया 1। अब 5x को 5x को तो हम अभी थोड़ा देर के लिए t माने थे, तो 5x अगर t लिखेंगे तो 5x का स्क्वायर है तो यहाँ पे t का स्क्वायर लिखेंगे। अब जस्ट इस चीज को समझिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बोलते हैं, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स t प्लस c। लेकिन t के जगह पे लिखेंगे क्या, तो t के जगह 5x लिखेंगे। तो मेरे पास देखिए tan इनवर्स 5x प्लस c। तो देखिए सब्जेक्टिव अप्रोच भी आसान है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो बहुत आसान है। मतलब कोफिशिएंट को ढूंढिए कि x का कोफिशिएंट क्या है और फंक्शन के जस्ट नीचे ला दीजिए। तो देखिए दोनों का आंसर मेरा सेम था, मतलब tan इनवर्स 5x प्लस c। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो c है वो tan इनवर्स 5x प्लस c। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, c आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर c कौन हो जाएगा, तो tan इनवर्स 5x प्लस c मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। तो 20 करने के लिए हमारे पास देखो ये तो बहुत सिंपल, मतलब फॉर्मूला ही समझिए, एकदम फॉर्मूला समझिए। इस फॉर्मूला को मतलब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, sin 4x/5, मतलब sin 4x/5, तो sin का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos होता है, क्या होता है, माइनस cos होता है। लेकिन ये x नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ है 4/5 है, तो 4/5 है तो नीचे लिखेंगे 4/5, यहाँ लिखेंगे माइनस cos 4x/5। हम बोले x का कोफिशिएंट को नीचे लिख देना होता है, x का कोफिशिएंट नीचे, x का कोफिशिएंट 4/5 है तो इसको लिखेंगे 4/5, लेकिन तो 5 तो चल जाएगा ऊपर, तो -5/4 cos 4x/5 प्लस c। बोले ये वैल्यू निगेटिव और ये वैल्यू प्लस वाला c, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है -5x/4, तो ढूंढिए इस सवाल में -4/5, अरे यानी 5/4, यहाँ प्लस हो गया है तो यहाँ प्लस में है नहीं, यहाँ माइनस में, तो c माइनस 5/4 cos 4x/5, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cos x, लेकिन वहां x के जगह x नहीं था, x का कोफिशिएंट 4/5 था, तो जस्ट कोफिशिएंट को नीचे लिख दिए, 4/5 को 5 चल जाएगा ऊपर, माइनस है तो -5/4, और सिंपल सा सवाल फिनिश। अब एक नंबर ये भी सवाल देखिए, 22 नंबर एकदम सिंपल है कि cos 3x/5 into dx, तो cos 3x/5 है, मतलब cos के जगह पे यहाँ x नहीं है, x के जगह 3/5x है, तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है सर sin होता है, तो sin 3x अपॉन का लिखेंगे 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3x/5। अब बोले थे x का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखिए, x का कोफिशिएंट 3/5 है तो इसको लिखोगे 3/5, तो 5 चल जाएगा ऊपर, तो 5 चल जाएगा ऊपर, तो 5/3 sin 3x/5 प्लस c, मतलब 5/3 sin 3x/5। सिंपल, जो x का कोफिशिएंट है उसको फंक्शन के नीचे रखिए, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में चल जाता है आगे, नहीं तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आएगा 5/3, तो 5/3 यहाँ पे दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। एकदम सिंपल है, ये सब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला लगाना है। एक बात याद रखना इंटीग्रेशन में कि जब भी x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर, वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर के, मतलब डिनोमिनेटर आ जाएगा, फंक्शन के नीचे आएगा, और डिफरेंशिएशन में आगे होता है। चलिए अभी ये वाला सवाल, ये भी एकदम सिंपल सवाल है कि sec स्क्वायर 5x/7 into dx। अब देखिए एक बात फिर से, हम सब जानते हैं कि sec स्क्वायर x into dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x होता है, क्या होता है, tan x। तो यहाँ x है तो tan x, लेकिन यहाँ x नहीं है, 5x/7 है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका जो आंसर निकालेंगे आएगा tan 5x/7। हम जस्ट थोड़ा देर अभी पहले ही बोल रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ 1 रहता तो फिर कुछ नहीं करते, लेकिन x का कोफिशिएंट 5/7 है, ये कोफिशिएंट नीचे आएगा 5/7, अब प्लस c, फिर से ये 7 चल जाएगा ऊपर, तो 7 को ऊपर ले जाएंगे, तो 7/5 tan 5x/7 प्लस c, देखिए 7 चल जाएगा ऊपर, फिर 7/5 tan 5x/7, तो ऑप्शन नंबर देखिए 7/5, 17 लिखा गया, 17 नहीं होगा, ये 7 ही है, 17 नहीं होगा, ऑप्शन में गलती से लिख दिया होगा 17 नहीं है, ये 7 है, ये क्या है
नीचे यहाँ 17 है क्या, 5x/17 है तो 17 रहने दीजिए, ये 17 है, हमको ही लिखने में गलती हो गया, ये 17 है तो ये 17 है तो ये 17 होगा, ये भी नीचे 17 होगा, ये 17, तो 17/5 tan 5x/x, 17/5 आना चाहिए कोफिशिएंट के अंदर, ये हमारे पास ऑप्शन सही है क्योंकि माइनस में नहीं प्लस में, तो 17/5 tan 5x/7। कितना अच्छा सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है कि जब भी कोफिशिएंट x का होगा उसको सामने कर दीजिए। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन का एकदम कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 24-25 जो है हम लोग इसका जो लेक्चर अपलोड होने वाला है कल लेक्चर अपलोड हो जाएगा, कल 12 या 1 बजे जो दिन है उस दिन में हम आराम से उसको अपलोड कर देंगे। आप लोग आराम से इस सीरीज को देखते रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ सब्जेक्टिव अप्रोच भी बता रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।